Hello and welcome back future doctors and engineers. Good morning to everybody. So आज की ये कहानी मेरी जुबानी आज की शानदार सुबह स्टार्ट करने वाले हैं यार। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने लिख दिया है बॉस, आज बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटॉमिक फिजिक्स को हमने कंप्लीटली बढ़िया तरीके से देख लिया है, उसकी स्टडी हमने कर ली है, उसके सारे कंसेप्ट हमने मस्त तरीके से उनका यूज कर लिया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे मॉडर्न फिजिक्स के ऑलरेडी बॉस कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर एज वेल एज एटॉमिक फिजिक्स। अब लास्ट हम जो बात करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की हम बात करने वाले हैं। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के कंसेप्ट होते हैं जिसपे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सब के डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है एक्चुअली ये बेसिक लेक्चर होने वाला है, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू आपको उसमें मिल जाएगा, द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस चैप्टर। ओके, तो आगे की जो जर्नी है हमारी, इसमें जो भी चैप्टर आने वाले हैं, जो भी कंसेप्ट आने वाले हैं, वो इजिली हमें समझ आ जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा नहीं है बेसिक है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें दो कंसेप्ट ऐसे यूज करूंगा जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, सो कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, आप समझदार हो, लेकिन पूछना मेरा फर्ज बनता है बॉस, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हैं दैट इज द मोस्ट जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं दैट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम फॉर यू। ओके, सो नीट एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखो यार, आप सबको पता है कंपटीशन लेवल का पता है, आपको सब कुछ पता है कितनी डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम बच्चे इसकी तैयारी करते हैं जो मेडिकल नॉन मेडिकल से होते हैं। ओके, सो होप सो आप समझदार हैं और आप समझते हैं चीजों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की जरूरत हमें बनी रहती है, दैट्स व्हाई। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है दोस्तों, मेरे से डिस्कस कर सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, आपको एक डायरेक्शन प्रॉपर देता रहूंगा और आपके साथ हूं यार, आपके एग्जाम तक आपके साथ हूं, आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, सो फाइनली हम बात करते हैं आज न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो मेरे साथ मिलके मस्त तरीके से बने रहना और मिलके इसको अच्छे से सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी यहां पे न्यूक्लियस के बारे में। ओके, वैसे इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चाएं कर चुके थे ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में, दैट इज जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने इसको डिफाइन किया था। न्यूक्लियस एक तरीके से एटम का एक सेंटर होता है जहां पे उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज, इवन उसका मैक्सिमम मास जो होता है वो सारा का सारा सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है एक तरीके से। तो न्यूक्लियस है हमारा वेरी डेंस, वेरी स्मॉल वॉल्यूम होता है एक तरीके से। ठीक है, तो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं सिंपली। है, लिख सकते हो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। तो न्यूक्लियस को आप कैसे बोल सकते हो दोस्तों कि न्यूक्लियस इज यू कैन राइट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड डेंस। ओके, very small and dense volume, okay, where you can write entire mass and positive charge। ये ध्यान रखना बॉस, entire mass and positive mass, entire mass का मतलब होता है यहाँ पे 99.9% जो मास होता है टोटल एटम का वो वहां पे एग्जिस्ट करता है, एंड पॉजिटिव चार्ज वहां पे एग्जिस्ट करता है। exist, you can write exist, yeah, which contain the entire positive charge and the 99.99% mass of the atom उसके सेंटर पे होता है, उस स्मॉल डेंस वॉल्यूम में होता है जिसको आप न्यूक्लियस का नाम देते हो। सिंपल, बस इतना आप याद रखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसके बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी हो सकती है वो हम बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक इस चैप्टर को अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, इसके साइज की हम बात करेंगे, इसमें रेडियो एक्टिविटी की हम बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी की हम बात करेंगे एंड डिके की हम बात करेंगे। यही मेन 4 कंसेप्ट हैं जिन पे डिपेंडेंट हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते जरूर है। ठीक है, ये आप भूल जाओ कि आएंगे नहीं, आते जरूर है। ठीक है, तो इसलिए इसका बेसिक जानकारी लेना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है ना। तो आज की सुबह आपके नाम, सुबह तो नहीं है, 10 बज चुके हैं, तो बट सुबह ही है, आफ्टर ऑल संडे है आज, संडे है, बट मेरे को नहीं पता आप कब देख रहे हैं वीडियो, तो बट संडे है मेरे लिए। ओके, सो कूल। ओके, सो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के पास जो हमने बोला वेरी स्मॉल जो वॉल्यूम होता है उसका, डेंस जो स्पेस है उसके सेंटर पे,
उसमें क्या क्या होता है देखो, तो उसमें प्रोटॉन होते हैं और ये सबको पता है, मतलब फिर भी हम थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप यहाँ पे जरूरी बनता है, जिससे अपनी कंसेप्ट को समझना हमारे लिए थोड़ा इजी रहे, हम फंसे ना, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सो ये एक आपका जो न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रोटॉन्स, एंड ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आप ध्यान से याद रखने का है, जो हमें याद होते भी है। सो जो प्रोटॉन्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 1H1 से, इसका जो सिंबल होता है 0H1, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मतलब कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ, क्लियर है? अच्छा सर, ठीक है। जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, है, इनके ऊपर होता है सारा पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं तो न्यूट्रल होते हैं जी, ये तो न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज एट ऑल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन्स, ये आपके न्यूट्रल होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, उन पे चार्ज होता है, ये आप बिल्कुल क्लियरली माइंड में बना के रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी का मैग्नीट्यूड प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ओके, सिंगल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ओके। तो यार न्यूक्लियस के इन दो पार्टिकल्स को, यानी जो न्यूक्लियस हमारा बना है, जैसे हमने बोला कि भाई ये हमारा न्यूक्लियस है, तो हमने देखा इसके अंदर क्या है, हमने देखा इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है, तो इन दोनों पार्टिकल को कंबाइंडली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, है, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, है? इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, मतलब वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक चार्ज्ड पार्टिकल, एक अनचार्ज्ड पार्टिकल, मतलब एक पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इस तरीके से आप समझेंगे। थोड़ी सी बेसिक से डेफिनेशन क्लियर हुई। न्यूक्लियस क्या है, एक छोटा सा बहुत प्यारा सा वेरी 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 स्मॉल, एक तरीके से आप मान सकते हैं डेंस स्पेस है, वॉल्यूम है, किसी भी एटम के अंदर ये डिसाइड किया गया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग जब उन्होंने करी थी, ठीक है। सो एटम का जहां पे मैक्सिमम मास एग्जिस्ट करता है, चार्ज सारा का सारा एग्जिस्ट करता है, उस स्पेस को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। सिंपल है, क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर है, कौन कौन से पार्टिकल उसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये पार्टिकल उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला सर ये है न्यूक्लियस, इसमें P और N है, और इसकी जो ऑर्बिट होगी, इसकी जो ऑर्बिट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ये हमें सबको पता है। तो ये तीन पार्टिकल आपके पास है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स है, पार्टिकल्स है, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता हुआ पाया जाता है। ये इनकी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है ना, न्यूक्लियस की ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आप सबको पता है। चूंकि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल जो है आपका वो न्यूट्रल है, उसका चार्ज काउंट नहीं है, मतलब उसका चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन का चार्ज है, तो इस पे नेट चार्ज जो न्यूक्लियस पे है वो पॉजिटिव है। इसको ऐसे लिखो, नेट चार्ज जो न्यूक्लियस पे है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। और ये जो चार्ज होगा, ये जितने भी, देखो अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज होगा इसमें E, लेकिन अगर बहुत सारे प्रोटॉन है, भाई सारे प्रोटॉन वहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी छोटे से स्पेस में, तो नेट चार्ज कितना होगा उसको लिखते हैं हम ZE, जहां पे Z होता है एटॉमिक नंबर। ये सब देखेंगे हम बेसिक तौर पे। तो ये न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है पॉजिटिव, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करता रहता है, जो कि गिवन बाय दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आप सबको पता है नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे न्यूक्लियस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये छोटी सी बेसिक चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब इससे रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे देख लेते हैं, क्या कहानी है वो सब आपके सामने है दोस्तों। चूंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसी को आगे प्रोसीड करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ेंगे, जिससे आगे आने वाले कंसेप्ट आप कंफ्यूज मैं होने ही नहीं दूंगा, है ना। उतना हमने एटलीस्ट अपने कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है, बढ़िया तरीके से उनको सीखना है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस फटाफट हमसे होने लगे। उतना स्ट्रॉन्ग मैं आपको बना के रहूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाएंगे, बहुत उसके लिए आप बुक्स वगैरह एनसीईआरटी वगैरह में बहुत डिटेल है, रिसर्च वगैरह अगर आपने पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, बट आपको कोई नीड नहीं है क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आपने उतनी नॉलेज वहां पे गेन करनी है, उस तरीके से फोकस करना है कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है। तो डेविएट नहीं होना बॉस,
हर कुछ नहीं पढ़ना इस समय, ठीक है। एग्जाम क्रैक करने के बाद कैंपस में जाके फिर पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल। अगर आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स में सो पूरी डिटेल एनालिसिस वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उस एनर्जी पे आपने अपने एनर्जी को वहां पे फोकस करना है जो आपके कंपटीशन को क्रैक कराने में आपकी हेल्प करे। दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ गए होंगे मेरी बात, आप समझदार हो आप लोग, ठीक है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा ओवरव्यू हमने ले लिया है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उसकी ऑर्बिट में कौन सा पार्टिकल होता है, इतनी बात एटलीस्ट हमें समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो भाई यहां पे मैं लिख रहा हूं कि अगर वो बात करता है न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और आपके प्लस न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब दीज आर द पार्टिकल्स, ओके, जो एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अच्छी बात है सर। और अगर ये पार्टिकल है सर, इनके मास की भी तो बात करेगा सर? बिल्कुल करेगा बॉस, बिल्कुल करेगा, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं, देखो एक चीज आपको पता है, जो एटम होता है ना आपका एटम, इसका जो मास होता है वो वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल मास, ठीक है। तो जो एटम है हमारा, हम सबको पता है भाई बहुत स्मॉल मास होता है, और उस मास का जो मेजरमेंट है अगर वो आप केजी में करोगे, किलोग्राम में, दैट इज नॉट कन्वीनियंट ऑब्वियसली। वो मतलब एक तरीके से, क्योंकि केजी तो एक बड़ी यूनिट मानी गई है, ये तो बहुत छोटा मास होता है, बहुत छोटा मास होता है, माइन्यूट सा, ठीक है कि नहीं। सो इसके मेजरमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, इसके मास के मेजरमेंट की यूनिट क्या यूज करेंगे, आप सबको आपके दिमाग में आ गई होगी। जितने भी एटॉमिक मासेज होते हैं, न्यूक्लियर मासेज होते हैं, उन सब का मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब जो हमारे एटॉमिक मासेज होते हैं एंड न्यूक्लियर, आप समझ जाएंगे, न्यूक्लियर जो मासेज होते हैं उनके मेजरमेंट किया जाता है AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, ओके, नहीं, एटॉमिक मास यूनिट AMU है ना, नॉट AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं, और सिंपली इसको U भी लिख दिया जाता है ना, 1U, सिंपली इसको U भी लिख देते हैं हम। एटॉमिक मास यूनिट का हम यूज कर रहे हैं, एटम के नाम से हमने इसको बना दिया है। सो जब भी हम बात करेंगे एटॉमिक मासेज के, न्यूक्लियर मासेज के, तो हमेशा AMU का यूज करते हैं, इसको सिंपली हम U भी लिख देते हैं सिंपली। सो दिस इज द यूनिट यू कैन से। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि यार सर 1 AMU में कितना मास, मतलब कितने मास को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, इन केजी में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो उसका अमाउंट कितना है जिसको इस AMU में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है? तो मैं डेटा बताऊंगा आपको, डायरेक्ट निकाल के नहीं बताएंगे हम, मतलब वो हमें कोई जरूरत नहीं है कार्बन वाले जो कंसेप्ट होता था उसका यूज करने की, कार्बन 12 उसका यूज करने की हमें यहाँ पे कोई जरूरत, हम डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट यूज कर सकते हैं सिंपली। ओके, सो फाइनली यूज रिमेंबर कि अगर आपने 1 AMU को मतलब मेजर करना है, 1 AMU लिखो या 1U लिखो डायरेक्ट, तो ये होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। देखो आप, बहुत कम मास है यार, ये बहुत ज्यादा कम मास है। मतलब जो एटॉमिक मास यूनिट होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1U लिख दो आप इसको, 1.66, इसको तो चलो भूल जाओ, 10⁻27 है, ये माइनस में है, मतलब 0.0000000027 तक जाओ, है जी। तो कितना कम है ये, है ना, इतने कम अमाउंट ऑफ मास को मेजरमेंट करने के लिए केजी का यूज तो नहीं कर सकते यार, केजी तो बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। सो इतने कम मासेस को जो 0.0000000 में होते हैं, समथिंग लाइक दैट, उनकी यूनिट बनाई गई है हमारे। जैसे मेरे हाथ पे कोई छोटा सा पार्टिकल लगा होगा, मिट्टी लगी होगी, बहुत माइन्यूट सा उसका मास होगा, है, किस तरीके से मेजर करेंगे भाई हम उसको, ठीक है। डस्ट तो हमेशा हमेशा हमारे थोपड़ों पे, चेहरे पे, कपड़ों पे भी लगी होती है कि नहीं, तो समथिंग लाइक दैट आप ऐसे समझे, बहुत ही स्मॉल मास होता है, वेरी 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 स्मॉल मास। तो 1 AMU में मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट में जो केजी में मास होता है वो इतना होता है, बस ये याद रख सकते हो आप। इसकी हेल्प से आप प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, यू कैन डिफाइन ऑल ऑफ देम, ओके, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं इजीली। तो नो प्रॉब्लम, मैं सबका मास लिखने जा रहा हूं बॉस, सबका मास आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए बॉस। वैसे वो एग्जाम में अगर इस तरीके के डेटा डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे वो दे देता है, तो हमें डरने की भी जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि बेसिक सा है क्या है, इतना तो बनता है कि नहीं यार, है ना। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो शार्प माइंड हमारा बनता है ना बॉस, हर चीज हमें क्लियरिटी के साथ आनी चाहिए। तो अगर आपसे बात करेगा वो मास ऑफ प्रोटॉन की, मास ऑफ न्यूट्रॉन की, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 पार्टिकल एक साथ चलेंगे इस टॉपिक में, मतलब ये तो आप बिल्कुल माइंड में क्लियर बना के रखें। जब बाइंडिंग एनर्जी की बात करेगा भाई, इन्हीं की तो बात होती है, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये सारी बातें वो करेगा। लिख दूं मैं,
यस ओके बॉस, सो जल्दी से देख लेते हैं फिर क्या है इनकी वैल्यूज। देखो मैंने लिख दिया नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमें क्लियरली पता है अब कि यार वन एटॉमिक मास जो यूनिट होती है वो कितने केजी को रिप्रेजेंट करते हैं 1.66। इससे आगे भी पॉइंट में होता हमने ले लिया एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.66 10⁻⁻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 ⁻
0.0073 टाइम्स ऑफ 1 AMU, है ना। अगर मास ऑफ प्रोटॉन को आप AMU में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1.0073 AMU, और AMU की वैल्यू ये पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो लगभग इतना मास निकल के आता है। और ये सब आपको याद भी होगा क्योंकि 1 AMU में इतना kg होता है, हमने इसको AMU से kg में चेंज किया तो 1.67 10 27 kg ये प्रोटॉन का मास होता है? सबको याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है सर। न्यूट्रॉन का मास मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया, वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, बट ये होता है जो मेन है हमारे पास, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो ये होता है 0.00055 AMU। AMU की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg के आसपास निकल के आएगा। बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, वेरी 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 क्लियरली। ओके, और ये -31 है, ये -27 है, तो नेगेटिव में कम है, ये नेगेटिव में ज्यादा है, तो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, समझ गए। तो इसका मतलब ये भी यहां से क्लियर है कि जो आपका प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, मतलब प्रोटॉन हैवी होता है कंपैरेटिवली टू इलेक्ट्रॉन। ये याद रखने वाली बातें हैं, आगे काम आएंगी, आगे काम आएंगी, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से बेसिक सी जानकारी आप याद रखिए तो मजा आएगा यार आपको पढ़ने में और सीखने में, चीजों को, कंसेप्ट को अप्लाई करने में आपको मजा आएगा। जितनी बेसिक चीजें आप अपनी क्लियर करके जाएंगे, आप कैलकुलेशन में फंस ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल मैन, इम्पॉसिबल, आप फंसेंगे ही नहीं। बस थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है, मस्त तरीके से कर देंगे ना। ओके कूल, सो हियर वी गो। अब चलते हैं आगे और जो इसकी और बेसिक सी चीजें हैं उनकी बात करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कंसेप्ट पे आते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट आज का, जिस पे डिपेंडेंट हमारे मेंस में इस साल भी आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे, मेंस में और नीट में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। याद आया कुछ? साइज ऑफ न्यूक्लियस पे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो वो इजी सा भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो जल्दी से फिर उस पर अटैक करने वाले हैं। अब हम अटैक करने वाले क्योंकि हम अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, धीरे धीरे हाई लेवल तक हम आगे तक बढ़ते रहेंगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ। ओके ओके बॉस, तो जल्दी से देखते हैं अपने जो आपके न्यूक्लियर स्पीसीज होती हैं, न्यूक्लाइड्स होती हैं, मतलब उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका सिंबल क्या है, उनको लिखा कैसे जाता है। वैसे तो हम 9th 7th 8th क्लास से ही एक तरीके से इसको आजकल पढ़ते आ रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो न्यूक्लियर स्पीसीज होती है, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर एटम की आप बात कर रहे हो, उसके न्यूक्लियस को, न्यूक्लाइड्स को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिंपली हम लिख लेते हैं, 1H1 लिख लिया आपने, 1H2 लिख लिया, 1H3 लिख लिया आपने, ठीक है, Li है 6 लिख लिया आपने, सपोज करो। तो ये जो आप सिंबल यूज कर रहे हो, ये जिसकी आप बात कर रहे हो, जिस न्यूक्लियस की आप जिस बात कर रहे हो, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो सिंपली हमें नहीं पता भाई वो किसका न्यूक्लियस हो सकता है, तो हम सिंपली यहाँ पे X लिखते हैं, यहाँ पे Z लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और ये आप सबको मैं मान रहा हूं है, हमारे दिमाग में है, हमें पता होता है, ठीक है। तो X यहाँ पे किसी भी अब न्यूक्लियर स्पीसीज का सिंबल ये हो सकता है, जो भी वो बोलेगा, है ना, कैल्शियम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो कुछ भी बोल सकता है ना। आपके पास हीलियम का न्यूक्लियस है, किसका है, तो ये जेड क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है इस साइड में, ये जेड हमें पता है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। दोस्तों एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने हैं वहां पे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ये प्रोटॉन्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि कितने प्रोटॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ए क्या होगा फिर सर, ए को बोलते हैं मास नंबर उसका, ये हम सबको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, दैट इज द मास नंबर। और सर इसका मतलब क्या होता है मास नंबर का? दोस्तों मास नंबर जो बनता है ना बेसिकली, यानी जो ए बनता है, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलकर बनता है, प्लस, समझ गए आप, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलकर बनता है, प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ध्यान से समझना, टोटल मास नंबर की अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रॉन्स यानी टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात कर रहा है, और टोटल ये है आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, समझ गए होंगे आप। और इन दोनों से मिलके, मतलब ये तो न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके तो न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। तो ए को मास नंबर भी कहते हैं और ए को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं,
न्यूक्लियॉन्स भी, मतलब उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। और न्यूक्लियॉन्स कौन बनाता है? प्रोटॉन बनाते हैं और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो दैट्स व्हाई ए को हम या तो बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और इसी को या हम बोल सकते हैं मास नंबर। जनरली आप मास नंबर के नाम से इसको जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? वो क्या बता रहा है कि कितने प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मास नंबर क्या बता रहा है? कितने प्रोटॉन्स एज वेल एज कितने न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। समझ गए आप? तो ये बेसिक सी जानकारी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आगे आने वाली कैलकुलेशन में बहुत। तो यार जितना बेसिक जरूरी है हमारे लिए, जितनी डेफिनेशन बेसिक जरूरी है, उतनी एटलीस्ट हमने देख ली है ना। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा बॉस, ठीक है। जब हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो उसके बारे में बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है ना। बहुत भाग दौड़ में नहीं लगना है कि बस भागे जा रहे हो, बस कुछ अच्छा सीख ले तुरंत ही नहीं, वो धीरे धीरे ही आएंगी चीजें, ठीक है। पहले उसके सराउंडेड जो चीजें उससे अटैच होती हैं उन पे आपके फोकस करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? आपका माहौल स्ट्रांग बनेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अब एक अच्छे से कंसेप्ट को सीखने के लिए, क्योंकि बेसिक जानकारी उसके बारे में आपको सबको पता है। दुश्मन को बीट करने के लिए उसके बारे में उसको सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी, कमजोरियां क्या है उसकी, ठीक है। हर चीज आपको सीख के जानी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे से फाइट कर सकते हो। उसके कुछ दांव पेच भी आप सीख के जाने वाले हो कि ये बंदा अब ऐसे अटैक करने वाला है, तो आपको पहले से ही पता होगा। इसलिए कंसेप्ट को भी ऐसे ही सीखना पड़ता है। ओके, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जहां से हर साल हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी है, बढ़िया है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इजीली आप कैसे क्रैक कर सकते हो। ओके सो हियर वी गो, और जल्दी से आ गए हम उस अपने कंसेप्ट पे जिससे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, और उसको हम इग्नोर कर देते थे कि यार इजी तो है, कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद ना होने की वजह से क्वेश्चन हमारे से नहीं होता था एग्जाम में। इसलिए फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, और मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं आपको बताता आ रहा हूं कि मॉडर्न फिजिक्स इज टोटली डिपेंड अपॉन 90% आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, ये टोटली डिपेंड है फॉर्मूलाज पे, है ना, विद सम बेसिक कंसेप्ट्स, ये फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। वो आपको याद रखने बढ़िया तरीके से, अपनी लिस्टिंग आपने बनानी है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी आपने करनी है। मेरे को भी आप सजेस्ट कर सकते हो, मेरे को भी आप बता सकते हो कि मैं आपके लिए फॉर्मूले बनाऊं या ना बनाऊं, या आप खुद ही बना रहे हो। ओके, अदरवाइज मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिख के, उनके फॉर्मूलाज लिख के, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको बार बार आपने रिवाइज करना है, उनकी लिस्ट आपको दे दूंगा। ओके, सो काफी सजेस्ट करोगे, ठीक है। तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए आज के दिन का। चूंकि हम बेसिक लेक्चर की आज बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जितने भी कंसेप्ट बेसिक तौर पे हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सर साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो यार ऑब्वियस है, देखो भाई, न्यूक्लियस है, एक स्पेस है, वेरी 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 स्मॉल वॉल्यूम का ये स्पेस है, डेंस है बहुत ज्यादा, तो इसके साइज की तो बात करेंगे ना ऑब्वियसली करेंगे यार, कि कितना साइज है भाई, क्या साइज हो सकता है इसका, डाया क्या है भाई, रेडियस, साइज का मतलब डायमीटर, रेडियस उसकी क्या है भाई, है कि नहीं। अब देखो दोस्तों, हमने अभी अभी डिसाइड किया था कि जो न्यूक्लियस होता है ये है क्या। न्यूक्लियस इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जिसमें एंटायर चार्ज आपका जो होता है पॉजिटिव, वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका 99.9% जो मास है वो भी वही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम है उसका है, वो जो वॉल्यूम है, तो हम उसको कैसे मानेंगे? एक स्फीयर की तरह मान के चलेंगे। लेट्स सी उसकी रेडियस कितनी है सर, r, ठीक है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ओके, हमने वॉल्यूम का नाम दिया है, और इसको हम स्फेरिकल मान के चलेंगे बॉस, ये स्फेरिकल मानेंगे बॉस, ये आप याद रखेंगे बॉस, ठीक है। तो वो बोलता है कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसी वॉल्यूम के अंदर प्रोटॉन्स है, इसी वॉल्यूम के अंदर न्यूट्रॉन्स है। बिल्कुल है सर, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है आपके पास, मतलब मास नंबर के, क्योंकि वॉल्यूम में कौन एग्जिस्ट कर रहा है? प्रोटॉन कर रहे हैं, न्यूट्रॉन कर रहे हैं, तो उनका मास नंबर ही लेंगे ना, तो ये मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये देख सकते हो, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, यानी r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई a लिख सकता हूं मैं, और r को मैं लिख सकता हूं 3/4 पाई, और इसकी पावर आ जाएगी 1/3, और a की भी पावर आ जाएगी 1/3। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है एक तरीके से। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कोई वैल्यू कांस्टेंट r0, या फिर ऐसे लिख दूं मैं डायरेक्ट a1/3, सिंपली यू कैन राइट। तो ये जो r है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मास नंबर की पावर 1/3 पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के एज वेल एज ये वैल्यू लेके आप यूज करोगे, तो एक r0 वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, और a की पावर 1/3, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। r0 क्या होता है? r0 की लगभग वैल्यू सारी कांस्टेंट पुट करके 1.2 फर्मी मीटर के इक्वल होता है। फर्मी मीटर का मतलब बहुत स्मॉल है ना, डिस्टेंस है मीटर में, तो 1 फर्मी मीटर, फर्मी
मीटर है। जब आप फर्मी मीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 10⁻15 मीटर के आसपास। तो आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू। तो सिंपली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियस है उसकी न्यूक्लियस की वो मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड कर रही है। तो दो अलग अलग न्यूक्लियस है, सपोज करो आपके पास ये न्यूक्लियस अलग है कोई किसी एटम का, तो R1 मान लो, इसकी रेडियस कुछ अलग है, लेट्स सी R2 मान लो, तो हम लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू पहले का मास नंबर दूसरे का मास नंबर होल पावर 1/3। बस हो गया आपका फॉर्मूला। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे आगे भी। तो प्यारा सा ये फॉर्मूला है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, आप समझते रहने का, कंसेप्ट मैं आपको सिखाते रहूंगा मस्त तरीके से। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पर डिपेंडेंट किस तरीके से आप फील ले सकते हो, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो सब आपको सिखाने वाला हूं बढ़िया तरीके से। तो देख लो आप, ये है कंसेप्ट। वैसे तो डेंसिटी की भी बात कर सकते हो आप यहाँ पे, है जी, आप डेंसिटी की भी बात कर सकते हो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता तो ये डेंसिटी होती क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी को क्या लिखेंगे आप, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या है उसका एएमव्यू में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम हमने अभी देख ही लिया है, तो ये भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल तो करने हैं यार, न्यूमेरिकल ही करेंगे आज के इस बेसिक लेक्चर में। जो बेसिक सी बात थी वो हमने बात कर ली है। अब जब न्यूक्लियर फिजिक्स की हम बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट साइज के बाद आपका जो कंसेप्ट आएगा, व्हाट इज दैट, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ब्रह्मास्त्र की तरह आपके लिए काम करते हैं, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट, है ना। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं, एक साथ कंप्लीट करेंगे, उसके हर टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, फिर डीके की बात करेंगे, मजा आ जाएगा यार। इस चैप्टर से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में तो 5 के 5 होने चाहिए, अगर जेई में 3 आ रहे हैं तो 3 के 3 होने चाहिए आपके पास पूरी मॉडर्न फिजिक्स से। समझ गए आप, इस तरीके से प्रैक्टिस, इस कदर आपने मेहनत करनी है गदर नहीं कदर है। ओके, सो देखो, अगर वो डेंसिटी की बात कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी लिखा, डेंसिटी होती है आपका मास, ठीक है, न्यूक्लियस का क्या है, और उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आप अभी निकाल लोगे, है, वॉल्यूम के लिए मैंने अभी लिखा है। तो आप मास क्या लेंगे, देखो मास, देखो भाई, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और अगर एक एएमयू मास की मैं बात करूं केजी में 1.66 इंटू 10⁻27 केजी है। ठीक है, एक तरीके से एक प्रोटॉन के इक्वल मान लो, बहुत सारे प्रोटॉन्स, सारे न्यूक्लियस हमें लेने पड़ेंगे, तो हमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मास नंबर से इनटू 1 AMU। ठीक है, 1 AMU, और इसके मास को सपोज करो मैं m मान रहा हूं। ठीक है, तो रो इक्वल टू आप लिख सकते हैं MA ओवर, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कहां से निकालेंगे आप, तो आपने क्या किया, ये मास लिखा आपने टोटल, तो यहां पे लिख देंगे आप 4/3 πr³, और रेडियस आप निकाल सकते हो, अभी रिलेशन मैंने आपको बताया, ये होती है 1/3, इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से समझ सकते हैं फॉर्मूला, ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी है, इसका यूज करके क्वेश्चंस आते नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा डिस्कस आपने कर लिया है कि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी उसकी आती कितनी है, लगभग कितनी, 2.29 इंटू 10⁻17, है ना। अगर ये डेंसिटी यहां से आप सारी वैल्यू पुट करके निकालोगे, 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। इतना थोड़ा सा ख्याल आपने बस रखना है। कूल है, ठीक है, कूल है बॉस। अब दोस्तों इसी के साथ साथ एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, उसकी जल्दी से डिस्कशन कर लेता हूं और फिर आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, सो एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास जो यूज होगा, दैट इज मास एनर्जी इक्वेशन। एक तरीके से आप रिलेशन मान सकते हैं, मास एनर्जी रिलेशन की आप बात कर सकते हैं। आइंस्टाइन साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, it is necessary to treat mass as another form of energy। सिंपल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत जरूरी हो जाता है जब हम इस तरीके की रिलेशनशिप की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इट इज नेसेसरी टू ट्रीट मास एज एन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस फॉर्म गिवन बाय आइंस्टाइन, दैट इज E इक्वल टू mc², और इसी का खेल यहाँ पे होने वाला है ना। आगे जब आप बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो सारा खेल इसी का होने वाला है भाई, है। तो अब उसने बोला कि ये बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे मास को एक अनदर फॉर्म में मानने का, कि वो एनर्जी की एक अनदर फॉर्म है और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो एनर्जी होती है, दिस इज द एनर्जी यू कैन से विच कैन, this is the energy we can calculate by using this relation. This is the mass into c², and this is speed of light. Speed of light, थोड़ा सा इसका डिस्कशन अभी कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस सारे होने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी में, तो मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई, ये एनर्जी क्या है सर, दिस इज द एनर्जी इक्विवेलेंट, है, इक्विवेलेंट टू मास m।
ये जो मास है इसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा मास, वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। सिंपल, वो जो मास आपको गिवन होगा वो मास लेना और सी से मल्टीप्लाई कर देना, आपको पता चल जाएगा उस मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी वो वहां पे बना सकता है या कितनी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो सकता है। अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आप उसने बोला है कि भाई ये बहुत जरूरी है यहाँ पे आइंस्टाइन साहब के अकॉर्डिंग कि हम ये माने, ये हम ट्रेड करें कि जो मास है एक अनदर फॉर्म होती है एनर्जी की। वो कैसे निकाल सकते हैं, इस एनर्जी का यूज करके आप निकालेंगे। एनर्जी की जनरली जो यूनिट होती है दोस्तों जूल है, यहाँ पे नॉर्मली आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में आप यूज करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको लिख देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब भी आपने कन्वर्ट करना होगा, सपोज करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप लिखेंगे mc², यहां से जूल में आएगा, E से डिवाइड कर देना, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो आपका जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। फिर उसको वहीं से आप पावर में कन्वर्ट करने के बाद 10⁶ पावर बनाने के बाद आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बना सकते हैं, वो अलग बात है, बस मैंने रिलेशन आपको बताना था। फॉर एग्जांपल आप मानो, सपोज करो मेरे पास एक मास है 1 मिलीग्राम, समझना 1 मिलीग्राम का मास है, तो सबसे पहले तो इस मास को आप कन्वर्ट करो 1 मिली का मतलब 10⁻⁻3, ग्राम को केजी में बताना है तो 10⁻⁻3, तो अल्टीमेटली हमारे पास मास है 10⁻⁶ केजी, इतना स्मॉल मास है। तो वो बोल रहा है कि इतने स्मॉल मास के साथ भी एनर्जी रिलीज होगी, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि मास बहुत कम है। देखो 0.0000 है 0 1 1 2 3 4 5 6 इतना केजी मास है आपके पास, चेक करें आप। ये भी मैक्सिमम, मतलब क्योंकि इसमें आपने स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई कर रखा है, तो दिस इज कॉल्ड एज मास एनर्जी रिलेशन गिवन बाय आइंस्टाइन। ये सबको पता है, हमने बचपन से पढ़ रखा है अच्छे तरीके से, बट इतनी एनालिसिस एटलीस्ट यहां करनी है, क्योंकि इस रिलेशन का यूज नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। बाइंडिंग एनर्जी में इसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, वो आपसे बोलेगा ये मास है, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ कितनी होगी, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ कितनी होगी। तो क्या करना है आपने इसके लिए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो फॉर्मूला यूज करेंगे mc², तो देखो m है आपका 10⁻⁶, c है आपका 3 इंटू 10⁸, और इसका कर दो होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁸ इंटू 2 दैट इज 16। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻16 यानी 10 बचेगा, ये -6 है ना, 10 बचे, इतने जूल एनर्जी है। और अगर इस जूल एनर्जी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चांदी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप क्या करेंगे, E इक्वल टू आएगी 9 इंटू 10⁻10 है, ये पॉजिटिव पावर है, बहुत ज्यादा एनर्जी है ये जूल में, बहुत ज्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना चाहते हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करना पड़ेगा, E से चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना बॉस, इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के, कितनी आएगी सर, देखिए जरा। ओके गाइस, सो जब 1.6 से इसको इंटू 10⁻⁹, ये माइनस पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी तो 29 हो जाएगी, आप देख सकते हैं क्लियरली। और 9 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 5.66 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ये ज्यादा एनर्जी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। जूल में आंसर क्या है, ये रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर क्या है, ये रहा। इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे सर, इसके 6 पावर को अलग कर दो, देखो इसको आप लिखेंगे 5.66 इंटू 10⁻6 अलग कर दो, तो 6 अलग करेंगे तो यहाँ कितनी बचेगी 10⁻20, 9 करना है ना, तो 23 कर दो अलग, 6 + 23 29 हो जाएगी। तो ये इस 6 को आप मेगा बना दो, तो हम इसको लिखेंगे 5.66 मेगा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बनाना है तो ये 10⁻3 एज इट इज रहेगा बॉस, 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखोगे फिर आप इसको, क्योंकि आपने 23 में से 6 पावर हटा दी, 10⁻6 अलग कर दिया आपने, समझ गए आप, तो उसके वजह से हम मेगा लिख देते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर इस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना है तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तब आपको 10⁻23 लेना पड़ेगा, 29 नहीं। अगर 29 पूरा लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है, अगर उसमें से 10⁻6 अलग कर दिया तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर है, तो कन्वर्जन करके मैंने आपको दिखाना था, दैट्स व्हाई आपको यूनिट में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में सारे आंसर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करेंगे आगे बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। तो यार ये सारे टर्म्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे न्यूक्लियस से रिलेट करते हैं, उनकी डिस्कशन हमने अपने
फर्स्ट लेक्चर में कर ली है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली है। आगे हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी से, मास डिफेक्ट से। वो सारा लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसमें डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। एनर्जी मास गिवन होगा, एनर्जी पूछ लेगा आपका, है ना। दूसरा साइज वाला क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं करा के दिखा रहा हूं आपको, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो इतनी एटलीस्ट बेसिक जानकारी आप लेके जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर आप पॉट डालेंगे, फिर आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन करा देता हूं आपको, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वैसे तो दोनों पे आ चुके हैं, देखो आप याद रखें, जब भी न्यूमेरिकल की आप बात करेंगे ये फॉर्मूला आपने हमेशा सपनों में देखना है। दो अलग अलग न्यूक्लियस की बात करेगा तो आपने लिखना है R1/R2, A1 पहले का जो पैरा न्यूक्लियस होगा उसका मास नंबर, दूसरे का मास नंबर, और 1/3। रेडियस एक की गिवन होगी, दूसरे की पूछ लेगा, दोनों का रेशियो पूछ लेगा, व्हाटएवर। हाँ, इस पहले लेक्चर में आपने इस फॉर्मूले फोकस करना है। बहुत क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, जाके सॉल्व करें आप, देखे जाके, इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं। बस मेरा कहने का मतलब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए है कि नहीं। दूसरा, मास एनर्जी जो रिलेशन है दैट इज mc², ये बाबा के अकॉर्डिंग ये आपने याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने बोला ना, जूल में तो पूछेगा ही नहीं, ऑब्वियसली जूल में ही है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। मास गिवन होगा, सी हमें नोन होता है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, क्योंकि जब आप ई से डिवाइड करेंगे वहां आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, तो दैट्स व्हाई उस पे आपने फोकस करना है। ओके कूल, तो ये दो फॉर्मूले हैं और जल्दी से इस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया, बाकी भी वैसे ही होते हैं, आप टेंशन मत ले। इस पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए इसको खुद उड़ा सकते हैं आप। हाँ, मैं करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन है तो मुझे कराना पड़ेगा, बट आप खुद कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है यार। अब आपको क्लियर क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है, करना कैसे है, फॉर्मूला क्या है, सब पता चलेगा आपको। जब भी साइज की बात करेगा या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करेगा, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात करेगा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कम ऑन, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe125। तो पहला न्यूक्लियस आपको दिया है 125, Fe125 आपको दे रखा है, ठीक है। एंड इफ दैट ऑफ एल्यूमिनियम यानी Al27, Al20, ये अलग न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस, इसका दे रखा है 27। तो जो ऊपर लिखा होता है याद करो, XZA, ये है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये है इसका मास नंबर। और जब भी हम रेडियस की बात करते हैं हमें मास नंबर से मतलब है, तो Fe का मास नंबर आ गया A1 दैट इज 125, और एल्यूमिनियम का मास नंबर आ गया, इसको मान लो A2 दैट इज 27 है। अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन हमने ले ली है। तो एल्यूमिनियम की जो रेडियस है ऑलरेडी वो दे रखी है उसने, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस किसकी, Fe की निकालनी है। अगर एल्यूमिनियम की 3.6 फर्मी, तो एल्यूमिनियम की इसकी रेडियस दे रखी है आपको, लेट्स सी, एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो दे रखी है 3.6 फर्मी। और फर्मी का मतलब आपको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बता रखा है 1 फर्मी इक्वल टू होता है, फर्मी बोल रहे हैं, यस, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्मी मीटर है, जिसको हम लिख देते हैं 1 फर्मी मीटर। ओके, तो ये आप याद रखें, तो फर्मी में ही आंसर करेंगे हम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो भाई पुट कर दो वैल्यू। तो इसको मान लो सबसे पहला ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा है, तो ये पहला माना है, दूसरा, तो उसकी रेडियस को R1 मान लो आप, इसकी रेडियस लेट्स सी R1 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा R1 ओवर R2, हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, तो A1/A2 और इसकी होल पावर लिखेंगे 1/3। तो R1 किसकी है सर, Fe की, तो इसको लिख दो RFe, और R2 किसकी मानी है सर, एल्यूमिनियम, ये दे रखी है। A1 किसका मास नंबर है सर, Fe का, वो कितना है 125, और A2 एल्यूमिनियम का वो कितना है 27, और इसकी होल पावर है 1/3। अब आप चेक करें दोस्तों, ये जो वैल्यूज अंदर गिवन होगी इस तरीके से गिवन होगी नॉर्मली, कि वो उनकी जो वैल्यू होंगी वो उसकी जो पावर होगी वो 3 हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये 1/3 है, वो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही देगा आपको। तो 125 को आप 5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उसकी होल पावर है 1/3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/3 की होल पावर अंदर ही अंदर है 3, और बाहर है 1/3, तो 3 इंटू 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली बचेगा 5/3। चेक करें, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो देखो 125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 में, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 27 ही होता है, 5 की पावर 3 125 ही होता है, ठीक है। फिर अंदर ही अंदर इनकी पावर है 5/3 की 3 कॉमनली, और बाहर है 1/3, तो जो मल्टीप्लाई करोगे इस पावर को बाहर आप 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल होगा, 5/3 बचा। तो यहाँ पे इसकी आयरन की Fe की जो आपको रेडियस दे रखी है, Fe की जो आपको रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, व्हाट इज दैट, नो ये तो कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस ऑफ Fe आपने निकालनी है, और एल्यूमिनियम वाले की दे रखी है आपको कितनी 3.6,
तो ये आ गया दोस्तों 5/3। तो आप लिख सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू 3.6 इंटू 5/3, इसके कैंसिल हो जाएगा 1.2 यानी 6 फर्मी। ये आंसर आ गया आपका 6 फर्मी है जी। तो Fe वाला जो रेडियस है न्यूक्लियस की, उसकी रेडियस बनेगी 6 फर्मी, जबकि एल्यूमिनियम वाले की रेडियस थी 3.6 फर्मी। क्लियर है? तो इसकी ज्यादा है, इसकी कम है ऑब्वियसली। तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला डिपेंडेंट होते हैं, आपने कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे। फॉर्मूले बस आपने याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा चक्कर वाली इसमें बात होगी नहीं। बस मैंने आपको फॉर्मूले का प्रैक्टिस करना सिखा रहा था, बाकी क्वेश्चन आप जाके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और ट्राई करें, वैसे कर लेते हैं, है जी। सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन लॉट ऑफ क्वेश्चन आप घर जाके सॉल्व करेंगे और आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो कम ऑन, हियर वी गो। इसने बोला कंपेयर द रेडियस ऑफ 2 न्यूक्लियाई विद द मास नंबर 1 and 27। यार क्या बात कर रहे हैं, कोई 2 न्यूक्लियाई है हमारे पास, सपोज करो पहले का है, ये दूसरे का है, और इसका मास नंबर दे रखा है आपको 1 और इसका मास नंबर दे रखा है आपको 27। सपोज करो उसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी रेडियस है R2, और ये बहुत आसानी हो गया आपके लिए, क्योंकि आपको पता है रेडियस जो होती है वो a की पावर 1/3 होती है, तो पहले की R1 दूसरे की R2, A1/A2 और इसकी होल पावर 1/3। उसने बोला कि इनकी रेडियस को कंपेयर करना है, मतलब उनका रेशियो निकाल के आप कंपेयर कर सकते हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो उसने बोला पहले का मास नंबर है 1, दूसरे का 27, तो पुट अप करो यहाँ पे 1/27, A1 है 1, A2 है 27, पावर है 1/3, तो आप लिखेंगे R/R2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 1/27, और 27 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 3, अभी बताया था मैंने, एंड दिस इज 1/3। क्लियर है? तो एक तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ऊपर तो 1 है, ठीक है, ऊपर तो 1 है, तो यहां आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर है 1/3, तो ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो R/R1 देखो ना, इसकी 3 की पावर 3 और बाहर है 1/3, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 कैंसिल, तो बचेगा 1/3। तो क्लियरली आप लिख सकते हो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 इधर, तो R2 हो जाएगा 3R1। मतलब आप देख सकते हो जो सेकंड न्यूक्लियस है उसका, जिसका मास नंबर ज्यादा है उसकी रेडियस ज्यादा आ रही है, 3 टाइम्स ग्रेटर है, 3 टाइम्स ग्रेटर है पहले वाले से जिसका मास नंबर कम है। इजी है यार, कर लेंगे आप, हैं, समझ गया मैं, ठीक है, आप समझ गए, आप कर लेंगे क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मान के चल रहा हूं दोस्तों, अब इसका बेसिक फंडा आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इससे रिगार्डिंग जो बेसिक बातें हैं वो आप बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस करके आएंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी की स्टार्टिंग होने वाली है बॉस, और मान के चले क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी दिक्कत आएगी फिर भी आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज फॉर यू। ओके, फाइनली देखो मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आपने लिख भी लिया होगा, ओके, बट आपको इससे बेनिफिट्स कब मिलेगा, जब आप इसका रिवीजन करोगे, बार बार इसका एप्लीकेशन करोगे, इसके थ्रू न्यूमेरिकल जाके अभी के अभी सॉल्व करोगे, इस पे डिपेंडेंट जो 2 फॉर्मूले आज मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, तब आपको उसका रियल बेनिफिट मिलने वाला है, और तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये जरूर करना, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।